अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक ये आज है। आज हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि कल हमने देखा कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था कैसे ये एक कंपटीशन बना था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ के वीवर्स, यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे उनके दरमियान, और जो ब्रिटेन से मैन्चेस्टर प्रोडक्ट्स आते थे इसके दरमियान कितना कंपटीशन था। और हर एक की ये कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने मार्केट में लाई और इनको सेल किया जाए, इनकी डिमांड बढ़ जाए। तो इस सिलसिले में आज हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन ये जो प्रोडक्ट्स थे और जो मैन्चेस्टर प्रोडक्ट्स यानी ब्रिटेन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इनके मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें क्या क्या इकदाम उठाए। तो हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक नई प्रोडक्शन थी और पहले लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस भी इसके कम होते थे, कॉस्ट कम होता था और क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन एक नया चीज़ जब मार्केट में पड़ता है तो कंज्यूमर जो है वो इसको सस्ता समझकर इसको खरीदता है, लेकिन इसकी क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि जो हैंडमेड फैब्रिक जो इंडिया का था, हैंडलूम्स का या क्राफ्ट्समैन के ज़रिए से, वीवर्स के ज़रिए से जो क्लॉथ तैयार किया जाता था वो फाइनर हुआ करता था। और यहाँ का जो रॉयल क्लास था, यहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो यही हैंडमेड क्लॉथ, हैंडलूम क्लॉथ को ही पसंद करते थे। और यही वजह है कि ये हाई क्लास लोग मशीन मेड क्लॉथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, हालांकि वो कीमत के लिहाज से बहुत चीप होते थे, सस्ता होते थे। तो अब जैसा कि हमने देखा कि इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल मैन्चेस्टर प्रोडक्ट्स ब्रिटेन के, इनमें एक कंपटीशन था। अब ब्रिटेन की कोशिश ये थी, ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ब्रिटेन से जो आइटम्स आते थे, जो प्रोडक्ट्स आते थे, इन्होंने अपने प्रोडक्टों को एडवर्टीजमेंट के ज़रिए से इसको चलाना शुरू किया, क्योंकि इंडियन वीवर्स, इंडियन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अभी एडवर्टीजमेंट्स के कायल नहीं थे, क्योंकि इनकी डिमांड ठीक थी। लेकिन जब ये जो मैन्चेस्टर प्रोडक्ट्स आए तो इनकी डिमांड गिर गई। तो फिर इनकी डिमांड कैसे गिर गई, क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया और इनके जो प्रोडक्ट्स थे इन पर लिखा होता था मैन्युफैक्चर्ड, यानी एडवर्टीजमेंट्स के जरिए से मैन्युफैक्चर्ड, यानी कंपनी का नाम होता था मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम होता था। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को लिखा जाता इम्पोर्टेड, और बोल्ड लेटर में लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर। यानी बोल्ड लेटर में जब ये लिखा होता था तो कंज्यूमर जो था अट्रैक्ट होता था
वो इसको इम्पोर्टेड आइटम समझकर इससे मुतासिर होता था और इसकी शेप और क्वालिटी इसको ये जो एडवर्टाइजमेंट था इसकी वजह से ये परसुएड होता था और ये अट्रैक्ट होता था। वो इस आइटम को बहुत ही पसंद करता था और वो कॉन्फिडेंट हो जाता था कि ये आइटम जो है ये इम्पोर्टेड है, ये बहुत ही बेहतर होगा। और इस तरह से ब्रिटेन का क्लॉथ जो है, इस तरह से इन्होंने लेबल्स के जरिए से, यानी उन्होंने अपने क्लॉथ को, अपने प्रोडक्ट्स को लेबल्स लगाए, लेबल्स, और इन पर बोल्ड राइटिंग की, यानी मेड इन मैनचेस्टर। और ये एक नया लफ्ज था इंडियंस के लिए, और इंडियन कंज्यूमर्स अब ये समझकर कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसकी शेप भी अच्छी होगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी, तो इस तरह से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स के सहारा लेकर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ चलाया। और इतना ही नहीं, बल्कि कभी कभी वो इंडियन गॉड्स जो हैं और गॉडेस, उनकी इमेजेस बनाकर प्रोडक्ट को बेचते थे। यानी वो कंज्यूमर को इस तरह ये परसुएड करते थे कि कंज्यूमर ये समझे कि ये फॉरेन क्लॉथ है, लेकिन इसको एसोसिएशन है हमारे गॉड्स और गॉडेस के साथ। और इस तरह से ये कंज्यूमर ये समझता था कि ये हमें डिवाइन अप्रूवल है, यानी इन गॉड्स की तरफ से हमें ये जो एक अप्रूवल है, एक इजाजत है कि हमें चाहिए कि इन प्रोडक्ट को खरीदें। और अक्सर इनको एक तो वो गॉड्स और गॉडेस की तस्वीरें भी लगाते थे, कभी कृष्णा की तस्वीर, कृष्णा के अल्फाज या उसकी इमेज कृष्णा, और कभी सरस्वती, कृष्णा और सरस्वती की इमेजेस बनाकर इस तरह से वो इंडियन कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस में लेते थे कि ताकि इनको ये पता न चले कि ये फॉरेन प्रोडक्ट है और इसको इंडिया के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। इस फॉरेन प्रोडक्ट को यहाँ इंडिया में इसको फैमिलराइज करने के लिए इन्होंने यहाँ के इन पॉपुलर ये जो मतलब पर्सनालिटीज हैं, इनका सहारा लेकर अपने प्रोडक्ट को यहाँ चलाना शुरू किया। और इसके साथ साथ कभी इन्होंने यहाँ के जो मशहूर और ये जो यहाँ के जो बड़े बड़े किंग्स हैं, मशहूर किंग्स, यहाँ के मशहूर किंग्स और ये जो नवाब्स हैं, उनका नाम लेकर और उनकी ये जो इमेजेस बनाकर और ये प्रोडक्ट को बनाते थे। और इस तरह से वो लिखते थे, इफ यू रेस्पेक्ट योर रूलर, और एडवर्टाइज जो वो हैंग करते थे, वो तो स्ट्रीट वालों पर हैंग होता था, कभी दुकानों पर हैंग होते थे, और प्रोडक्ट्स पर भी ये लेबल किए हुए होते थे। और इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं हर जगह, हर मकान के पास, हर सड़क पर, हर रोड पर ये जो इनके एडवर्टाइजमेंट्स होते थे। और कभी किंग्स और नवाब्स को इन आइटमों को कभी ये ऐसा लिखते थे कि इफ you respect your king, if you respect your ruler, buy this cloth, यानी इसको एसोसिएट करते थे वो यहाँ के पॉपुलर रूलर्स के साथ, पॉपुलर नवाब्स के साथ, कि इससे इनका गर्ज ये होती थी कि आपके रूलर्स जो हैं वो भी इन चीज़ों को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ के आम लोगों को भी इन चीज़ों को पसंद करना चाहिए। और इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट्स में ये भी लिखा करते थे, इफ़ यू रेस्पेक्ट योर रूलर, बाय दिस क्लॉथ, बाय दिस प्रोडक्ट। इस तरह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को चलाने की कोशिश की। और यहाँ से जो इंडियन, जो लोकल यहाँ के जो ट्रेड्समैन थे, लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, और इन्होंने भी अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई थी, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेजेंटमेंट थी, एक हेटरेट पैदा हो गई थी।
अब इन्होंने यहाँ के लोगों ने, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, यहाँ के क्राफ्ट्समैन ने इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल का ये जो इसका सहारा लेकर इन्होंने ऐसे स्लोगन, एडवर्टाइजमेंट्स का भी उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने ऐसे लिखा, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पर ऐसे लिखा, इफ यू केयर फॉर इंडिया, इफ यू केयर फॉर इंडिया देन बाय प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया। इफ यू, ये यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट क्या लिखते थे, इफ यू केयर फॉर इंडिया, इफ यू केयर फॉर इंडिया बाय प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया। ये ऐसे इस तरह से इसका चैलेंज वो करते थे। इसकी रिएक्शन में वो ये जो इंडिया के जो लोकल यहाँ के जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ के जो ये मतलब स्मॉल स्केल ओनर्स थे, ये मैन्युफैक्चरर्स थे, तो वो भी अब उन्होंने भी अब एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया, नेशनल स्ट्रगल का सहारा लेकर इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स को अब एडवर्टाइज किया और इस तरह से उन्होंने एक व्हीकल के एक मैसेज दे दिया अब लोगों को। अब यहाँ एक तो अपने प्रोडक्ट को भी सेल किया और दूसरी तरफ से इनकी ये मैसेज स्वदेशी मूवमेंट के लिए भी एक मैसेज थी, यानी यहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी एक मैसेज थी। यहाँ के लोकल जो ये ट्रेडर्स थे, इनकी ये जो एडवर्टाइजमेंट था, इसने एक तरफ से नेशनल स्ट्रगल को ये जो स्ट्रेंथन किया और दूसरा यहाँ के लोकल लोगों को स्वदेशी मूवमेंट में ये जो इसके लिए इन्हें आगाह किया, इनको इन्फॉर्म किया और अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल करने के लिए कहा गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक कंपटीशन चलता रहा। ये जो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे और जो ये फॉरेन इंग्लैंड के, ये जो ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके दरमियान एक कंपटीशन रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हर एक पार्टी ने अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए कोशिश की और इस तरह से ये जो ये जो एज है, इंडस्ट्रियल एज में हम देखते हैं कि यहाँ भी प्रिडोमिनेंट रहा। ये जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो यहाँ की थी, ये भी यहाँ डोमिनेंट रही इंडिया के अक्सर लैंडस्केप पर। तो ये आज फिनिशिंग टच था इस चैप्टर का। तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम अगला चैप्टर लेंगे, तो प्रिंट कल्चर, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम।